To understand all those techniques, you should know the basics, and those basics are like on what parameter you have measured that data, what is the methodology you have used to collect that data, whether it is observational data, whether it is a primary data, whether it is secondary data or survey based data or focus group discussion data. We have discussed all those things in details in our first and second unit, right? So when you talk about utilization of those advanced analytical tools, you should understand your data properly. अगर डेटा का नेचर पता नहीं है, डेटा का स्केल पता नहीं है, कौन से पैरामीटर पे डेटा मेजर किया है वो हमको पता नहीं है, तो हम कोई भी एनालिटिकल टूल यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल, आपने कैटेगरिकल डेटा लिया है नॉमिनल स्केल पे एंड आपने पूछा व्हाट इज योर जेंडर. यू हैव आस्क्ड लाइक मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर या फिर ट्रांसजेंडर, राइट? 3 कैटेगरीज में आपने डेटा मेजर किया, जेंडर मेजर किया, जेंडर को आपने एड्रेस किया सर्वे में, और आपने क्या किया, 500 लोगों से सर्वे लिया, 500 लोगों ने सर्वे पे जेंडर पे कोई भी 1 2 3 करके लिख के दिया, और आपको पता ही नहीं कि ये स्केल क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है, और आपने उस 1 2 3 का मीन निकाला. 500 लोगों ने 1 2 3 रिस्पॉन्स किया. एक्सेल शीट इमेजिन करो, 500 लोगों का एक के नीचे एक, उन्होंने रिस्पोंडेंट 1 2 3 4 लाइक वाइज 500 लोगों का आपको आंसर मिला, आपने उसका मीन निकाला. क्या इंफरेंस निकलेगा उसके मीन का? सो जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेटस लाइक रूरल, अर्बन, इन सब चीज का कोई मीन नहीं निकल सकता है यार. मीन आप स्टैटिस्टिकली निकलेगा, कैलकुलेशंस दे देगा आपको एसपीएसएस एक्सेल, बट लॉजिक कुछ नहीं लगेगा, इन्फरेंस कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? सो टू अंडरस्टैंड डेटा, टू अंडरस्टैंड दोज एडवांस्ड एनालिटिकल टूल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ डेटा. ये डेटा कौन से कैटेगरी में है, वेदर इट इज कंटिन्यूअस स्केल, वेदर इट इज ऑर्डिनल रेशियो स्केल, राइट? You have to understand these particular things in detail. So continuous scale का नेचर क्या होता है, discriminant scale का क्या नेचर होता है, discrete scale का. So discrete scale is something which is like, मैंने आपको बोला था, अभी पता नहीं, मैं ज्यादा उधर नहीं जाऊंगा, फिर भी आपको एक याद दिला रहा हूँ कि क्या क्या डिस्कशन हुआ था हमारा, राइट? सो डिस्क्रीट स्केल, कंटिन्यूअस स्केल, ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, ये सब चीजें पता होनी चाहिए टू यूज एनी काइंड ऑफ एडवांस टूल. So while we were discussing about factor analysis, I have told you that factor analysis can be performed only if your data is on the ordinal scale. 5 point Likert scale पे अगर आपने डेटा लिया है तो फैक्टर एनालिसिस कर सकते हो. फैक्टर एनालिसिस का यूज क्या बताया था? Anyone who can tell me? Let's see if anyone remembers. Anyone remember what is the use of factor analysis? At least meaning, first use. बड़ा मुश्किल है. Hello. Factors, sir. Factor analysis is to be used. Sir, Factor analysis. Yeah, Dev, please. Yeah, you can get on, sir. Yeah, I was just saying कि factor analysis को मतलब अगर many variables है तो उसको कम variables में लाके Okay. कैसे हम अच्छे से interpret कर सकते हैं? Yes. So factor analysis is a data reduction technique. अगर simple word में बोला जाए तो it is a data reduction technique which helps you to reduce the number of multiple factors in a small subsets of different variable factors. It helps you to groupify the factors. It helps you to understand the few factors out of the list of multiple measurement variables. बहुत सारे जगह डिपेंडेंट वेरिएबल है 40-50, तो उसमें से 3 4 या 5 कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको फैक्टर एनालिसिस हेल्प करेगा. सो रिमेंबर, all the techniques and tools given in your syllabus are useful on only survey based data. आपको क्या किया है यहाँ पे, जितने भी ये टूल्स एंड टेक्निक्स दिए हुए हैं थर्ड यूनिट में या फोर्थ यूनिट में या फिफ्थ यूनिट में भी, these all things are possible to be estimated with the help of softwares only if you have collected data through survey. अगर सर्वे किया है तभी ये टूल्स यूज हो जाएंगे. फैक्टर एनालिसिस के लिए आपको सर्वे करना ही पड़ेगा, कॉन्जेंट एनालिसिस के लिए सर्वे करना पड़ेगा, क्लस्टर एनालिसिस के लिए भी सर्वे करना पड़ेगा. क्लस्टर एनालिसिस और फैक्टर एनालिसिस ये दो चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है. एंड क्लस्टरिंग हेल्प्स यू टू फॉर्म वेरियस ग्रुप्स ऑफ योर टोटल पॉपुलेशन ऑफ सैंपल. जो टोटल पॉपुलेशन है सैंपल का, उसको
उसको लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रुप में वो क्लासिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 500 का सर्वे लिया हुआ है, आई हैव शोन यू इन द प्रैक्टिकल आल्सो, you if you really want to connect to the subject, you can watch the videos on YouTube that I have uploaded there, right? It helps you to groupifies your people in similar nature, groupify your people of respondents with similar character, similar nature। जिनका similar nature है उनको एक एक ग्रुप में वो क्लस्टराइज करके देता है आपको, क्लस्टर एनालिसिस टेक्निक। There also you need to conduct a survey, there also you need to have a scale data, ordinal data, right? So there are few types in which you can use the nominal data also, right? When you talk about the k-mean cluster analysis, you can use the nominal data also. So that these are the types we have already discussed. So we are done with factor analysis, we are done with cluster analysis. Today we will talk about discriminant analysis, this one, right? Today we will talk about discriminant analysis, and then we will talk about multidimensional scaling, and then lastly conjoint analysis. So 2 more sessions we may need to complete this chapter. I am telling you the practical application of those advanced analytical tools, right? आप फैक्टर एनालिसिस कब करोगे? जब आपको लगता है कि for example a study, I have given you example also, for example a study which talks about the importance given by students for selecting MBA institutes। अब क्या हो सकता है, आप सर्वे में तो 50-60 क्वेश्चंस ले सकते हो, आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हो? लोकेशन, ब्रांड, एफिलिएशन, गवर्नमेंट लीगल, इंडस्ट्री विजिट, ये वो बहुत सारे आप 50-60 वेरिएबल्स पे आप सर्वे ले सकते हो। बट टू आइडेंटिफाई कि इस 50-60 में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, you can use factor analysis। For example, if you are in university and you offers 2-3 kind of different management courses, you offers like RIM, you offers MBA, you offers employability, you offers PGDM, you offers MDP, right? And you take survey and students intention to go for those courses, कौन सा courses में student ज्यादा importance देगा, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि टोटल 600-700 एप्लीकेशन जो हमारे पास आए हैं उसमें से ये अलग अलग ग्रुप में कितने लोग जाते हैं। For that you can use cluster analysis, right? To classify them into a different clusters where they intend to take admission. So factor analysis, cluster analysis, and this can be applied on all kind of your marketing problems and issues, right? So when you talk about discriminant analysis, the word itself tells you that एक तो linkage, understand the linkage between these 3-4 points, 3-4 tools. First helps you to reduce the data to a smaller subsets of maximum impacting variables. Second helps you to classify respondents, classify total number of respondents among some groups which has similar characteristics. And third one, which is discriminant analysis, helps you to understand and classify your respondents and their opinion towards particular thing among their groups, right? Among their groups means what it will do, it will help you to classify your respondents observations among different groups. For example, आपने लिया survey, what is the importance given by students, sorry, what are the most important parameters considered by students while taking admission in MBA? So आपने क्या किया, you have conducted a survey over 500 students, let's suppose, right? And you wanted to understand what is the level of importance given by students staying in rural area and what is the importance given by students staying in urban area among those 500 students for particular variables। आपने 500 स्टूडेंट का सर्वे लिया, किन चीजों को आप इंपॉर्टेंस देते हो? एक्चुअली अगर आप सोचोगे ना, so the student who is living in rural area may not be that much interested into infrastructure, into hospital facilities, into ambience, and into a kind of things which are like sophisticated or executive things। जो रूरल में रहता है उसके लिए इंपॉर्टेंस किस चीज में होगा? उसके लिए इंपॉर्टेंस होगा ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, क्लासरूम्स, एफिलिएशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब चीजें। बट जो सिटी में रहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंस होता है एम्बियंस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज दे हैव अ हैबिट, they are habitual and exposed to such kind of requirements of educational institutes, so वो infrastructure को importance देंगे। So you wanted to understand which are the factors
that rural people are giving importance and which are the factors that urban people are giving importance. So this kind of discrimination or this kind of classification, you can call this kind of discrimination or classifications can be done among two non-overlapping groups for specific variables. अब variables क्या है? For example, you wanted to identify what is the importance given to the infrastructure by rural people and by urban people, right? मतलब within the group of your respondents, you are classifying them into two non-overlapping groups and identifying the differences between their opinion about the importance given to the infrastructure. एक एग्जांपल दिया मैंने आपको. एग्जांपल क्या है? आपको ये देखना है कि दो डिस्क्रिमिनेंट नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स के बीच में इंपॉर्टेंस कितना दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को व्हाइल दे टेक एडमिशन इन एमबीए. उसका अगर आपको क्लासिफिकेशन चेक करना है एंड दोनों ग्रुप में किसका क्या ओपिनियन है, कौन किसको ज्यादा वेटेज देता है, ये चेक करना है, तो आप डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यूज कर सकते हो. समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? एनीवन, किसी को समझ में आया? बहुत जन को नहीं आया होगा. किसी को समझ में आया? Yes, sir. Okay, I am trying to put it into a very simple words because I know the background that you people have in your mind is basic thing, right? You have not studied advanced things, so I am trying to put it in a simple word. Example देता हूँ. For example, if you are into a summer internship, right? You are into a summer internship. You have assigned in a four-wheeler showroom, and every time you deal with the customers, and you want to understand what is the difference between male customers and female customers about the safety of the car. आपको ये देखना है कि सेफ्टी के लिए मेल कस्टमर्स और फीमेल कस्टमर्स दोनों में से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, दोनों में क्या डिस्क्रिमिनेशन है, whether they are similar in the behavior for that particular thing or they are different into the behavior for that particular characteristics of the car. तो आप बोलोगे मार्केटिंग में ये कहाँ यूज होगा? तो ये हर जगह पे यूज हो सकता है. एवरीवेयर इट इज बीइंग यूज्ड, राइट? एंड व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन टू आइडेंटिकल ग्रुप्स, इट मींस एक वेरिएबल तो पक्का नॉमिनल पे होना चाहिए जो ग्रुपिंग करता है. आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा रिक्वायरमेंट. समझ में आ रहा है? व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी विल नीड फॉर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस? कौन सा डेटा लगेगा अपन को? एक तो वेरिएबल पक्का होगा जो ग्रुपिंग करता है. और ग्रुपिंग कौन से वेरिएबल करते हैं? ग्रुपिंग कौन से वेरिएबल करते हैं? What are the types of variables we have? Discrete variable, So continuous. we group the homogeneous variables. No, वो ठीक है, बट ग्रुपिंग के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? When I talk about scale, which are the scales we have? Nominal, ordinal, ratio scale. Nominal, ordinal, ratio. These are the scales we have, right? And continuous and discontinuous, like continuous and discrete scale. So group करने के लिए nominal, ग्रुपिंग के लिए कौन सा स्केल यूज करेंगे? यस नो. अगर आप वेरिएबल मेजर कर रहे हो, आर यू इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन ड्रीम? यस नो. ये कौन सा डेटा है? स्केल डेटा है, नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल रेशियो डेटा है? व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा? नॉमिनल होगा. इट्स अ नॉमिनल डेटा, राइट? सो जब आप बात करते हो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की, and when you are saying that discriminant analysis helps you to identify difference between the opinions of two groups, which are non overlapping, right? So male female के difference क्या हो सकता है? educated uneducated में difference क्या हो सकता है? rural urban में क्या difference हो सकता है? So you have a various kind of applications of this discriminant analysis when you talk about the marketing research. अगर आप consumer research कर रहे हो, so at the time you will understand where and how it is being used. Actually, this particular thing is a substitute of multiple logistic regression. ये regression का substitute है. regression में क्या है? मैंने आपको regression पढ़ाया था क्या? Yes, no? रिग्रेशन पढ़ाया था क्या? आर स्क्वायर वैल्यू मैंने आपको बताया था, राइट?
So multiple regression में और इसमें क्या difference है? Regression only can use the continuous variables which are in the ordinal in nature, right? Regression सिर्फ continuous variable read कर सकता है, use कर सकता है, but this helps you to identify the difference between the opinions provided by various groups with the help of nominal data also. So it's a substitute. Wherever you cannot apply regression, you can apply this particular thing of discriminant analysis. Very basic. अगर आप, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, शोरूम में काम कर रहे हो, वहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो मेल फीमेल्स का डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन क्या है सेफ्टी के लिए, मेल फीमेल्स में डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन क्या है कंफर्ट के लिए, मेल फीमेल्स का ओपिनियन क्या है फॉर एनी काइंड ऑफ मॉडल ऑफ योर कार्स, मेल्स कौन सा कार प्रेफर कर रहे हैं, फीमेल्स कौन सा कार प्रेफर कर रही है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी आप ये डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यूज कर सकते हो, राइट? लेट्स सपोज यू आर वर्किंग इन FMCG कंपनी, राइट? So what people prefer price, taste or durability of your milk based products, we can say. अगर आप वहां भी चेक कर सकते हो what is the difference, what is the most preferred thing among customers, those who are like working class customer, non-working class customers, household customers, corporate customers. So you wanted to differentiate between the opinion of two kinds of respondents for one variable. That is discriminant analysis. क्लियर है? आपके मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, कंज्यूमर के पास भी जा सकते हैं, हाउस होल्ड में भी जा सकते हैं, राइट? सो यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियन अबाउट योर मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्री कस्टमर्स एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट कस्टमर्स. ये भी हो सकता है. सो एप्लीकेशन के बारे में सोचोगे तो देर आर सो मेनी लॉजिक्स दैट एंड यू कैन जस्ट थिंक एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट where I can use this particular discriminant analysis technique. I as a professor want to understand whether my students are happy about my teaching or not happy about my teaching. What would I do in discriminant analysis? I will select few parameters of my teaching like communication, subject knowledge, conviction and all those parameters, and I will put the classification of male and female students. So I would be able to understand what is the opinion or what is the satisfaction level of male students about my teaching, what is the satisfaction level of female students about my teaching. एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ रहा है? Yes sir. Right? So we have a case in our hand which is talking about अभी हम कौन से केस के बारे में बात कर रहे थे? We are talking about the सैंपल डेटा कौन सा है अपना? कस्टमर्स परसेप्शन टूवर्ड्स कोविड-19 वैक्सीनेशन, दैट इज इंडिविजुअल परसेप्शन टूवर्ड्स कोविड-19 वैक्सीनेशन, राइट? वो हमारा डेटा है. इफ आई शो यू हाउ वी कैन यूज डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इन पर्टिकुलर स्टडी, तो अगर आपको याद है तो हमने डेटा कैसे लिया था? प्रोडक्ट के लिए 5 पैरामीटर्स, प्राइस के लिए 5 पैरामीटर्स, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स परसेप्शन. इंडिविजुअल परसेप्शन के रिलेटेड कोविड-19 वैक्सीन का जो 7 P's ऑफ मार्केटिंग एलिमेंट है, उस सब के लिए हमने 5 पैरामीटर्स पे सर्वे लिया था, याद है? So just read the definition and application of this discriminant analysis. Discriminant analysis is a statistical technique used to classify observations into non-overlapping groups. We can classify what is the observation in the sense opinion in terms of quantitative numbers is observation, right? हम जो सर्वे में नोट कर रहे हैं उसमें जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस हम क्लासिफाई कर सकते हैं into a non-overlapping groups. That is discriminant analysis. So discriminant analysis is used to describe each groups in terms of its own profile. So male respondent का क्या profile होगा for that car, female respondents का क्या profile होगा for that car. So we can do it like one variable or multiple variable also. So when we talk about discrimination between male and female about the opinion towards that particular car in terms of safety, we can add comfort, we can add looks, we can add price, we can add so many things into the another list of observations, right? And that is why it is called as the multivariate analysis.
ये कौन सा टेक्निक है? यू नो, यूनिवेरिएट, बायवेरिएट, मल्टीवेरिएट, remember? You remember I defined what are these things known for, right? So it is a multivariate technique where we are using multiple variables together. What are those variables? One is grouping variables, another is indicating variable, measuring variable, right? So group के लिए, दो के ग्रुप के लिए क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है about multiple variables that we can measure. Now let me tell you what is the parameter of discrimination. अगर आप 1 2 3 4 5 दैट इज स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री तक स्केल लेते हो तो डिस्क्रिमिनेशन किस चीज पे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट मीन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कैलकुलेट मीन. In the very first session I told you that when you talk about all the statistical tests, those tests run around the mean itself. सबसे इंपॉर्टेंट मीन ही है, सबसे बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट मीन है. मीन के अराउंड ही डिस्क्रिमिनेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी के लिए फीमेल का मीन कितना आया, फीमेल के ओपिनियन का मीन कितना आया फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट कार, मेल के ओपिनियन का मीन कितना आया फॉर द सेफ्टी ऑफ दैट कार. Those things will help you to identify what is the importance given by male and female individually, independently for the safety of related car product. ये आप कर सकते हो using that particular thing. So talking about our example now, our example is talking about individual perception towards COVID-19 vaccination. हम क्या बात कर रहे हैं? हमारा परसेप्शन क्या हो सकता है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए. सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, इन सब के बारे में हमने लिया था. सो हमको एक तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो सकता है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल पीपल. सर्वे जो लिया है वो रूरल लोगों का लिया है, राइट? तो हम रूरल अर्बन के बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन चेक कर सकते हैं. रूरल में क्या प्रेफरेंस, रूरल में कितना इंपॉर्टेंस देते हैं प्रोडक्ट के लिए, अर्बन में कितना इंपॉर्टेंस देते हैं प्रोडक्ट के लिए. हम मेल फीमेल के हिसाब से चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं. मे बी वी कैन चेक इट अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप्स. 18 15 18 टू 45 लिया था शायद, 18 टू 45 एंड 45 अबव 60 तक. आई थिंक 18 टू 60 लिया था एंड 60 अबव, ऐसा कुछ दो ग्रुप लिया था. वी हैव इट, वी विल गो एंड चेक इन द प्रैक्टिकल आल्सो. सो एज वाइज चेक कर सकते हैं कौन से एज ग्रुप में प्रोडक्ट के लिए क्या ओपिनियन है, प्राइस के लिए क्या ओपिनियन है, प्लेस के लिए क्या ओपिनियन है. And we can identify the discrimination between these two groups. So that is the application of discriminant analysis and use of discriminant analysis. Clear to everyone? किसी को कुछ डाउट है, पूछना चाहते हो कुछ पूछ लो. अभी क्या है, नहीं भी आपको पता बेसिक तो कोई टेंशन नहीं, आप पूछ लो, मैं आंसर कर दूंगा जितना आता है. Anyone, you can ask a basic to basic question, no one. Any question? No? सर बेसिक पूछेंगे तो आप बोलोगे बेसिक ही नहीं आता है, तो अब मेरे स्टैंडर्ड बोलने से क्या होता है, अगर आपने नहीं किया है तो नहीं आता है. फिर भी आप पूछ लो, अगर आपको किसी को डाउट है तो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट्स बट इतना है कि डिटेल नहीं जा पाएंगे. आई विल लेट यू नो द रिलेवेंस ऑफ योर क्वेश्चन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, यू कैन आस्क मी इफ एनीवन वांट्स टू आस्क. लेट्स सी आपको क्या क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन का लेवल तो पता चल जाएगा मुझे कम से कम. बोलिए. यस, गो अहेड. नहीं सर, मैं तो ऐसे कह रही थी, क्वेश्चन अभी कुछ नहीं है सर. ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. जो भी बेसिक्स है जो भी पूछो, बट बात ऐसी है कि यू ऑल हैव टू have that software, right? All the techniques, word itself in the syllabus says that it's an advanced analytical technique. It's an advanced analytical technique. It's not like something which you are taking x bar and y bar and x bar minus y bar under root x into y, ऐसा कुछ करके 20 डेटा सेट का क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं है ये. It is not a calculation based study. This research subject, this research marketing research subject is not expecting a single manual calculation. Syllabus itself says that we are not bothered about the calculations, we are bothered about understanding the application of those tools, and the content there is designed in such a way that students would be able to know the application of those
स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड वेयर टू यूज दो स्टैटिस्टिकल मेथड, कैसे यूज करना है, इसके लिए आप खुद बैठ के जब आपको जिस मेथड की जरूरत पड़ेगी वो मेथड आप सीख सकते हो, बट आपको एप्लीकेशन करना है, आपको आइडेंटिफाई. फॉर एग्जांपल, यू बिकम अ मार्केटिंग मैनेजर एंड somebody has come up with a report saying that sir this is a cluster analysis report of our customers. आपको पता ही नहीं है what do you mean by cluster analysis, you don't know what do you mean by discriminant analysis, and your department, your statistical departments come to you and sir, on the very first day of your job they come to you and say sir this is our cluster analysis report, this is our multi-dimensional scaling report, and this is our discriminant analysis report. Now we have to make a STP strategy. क्या करोगे आप? How would you make this segmentation, targeting, positioning strategies based on this cluster analysis and like factor analysis, multi-dimensional scaling? So it is expected that you should understand what does it mean, what is its application, and how to interpret the outcome of this particular case. So factor analysis का interpretation मैंने क्या बताया था आपको? It gives you the components. In the components column, wherever you will find the higher value, higher weightage, wherever you will find the higher weightage, you will select that particular factor is the most important factor in component 1. So component 1 is already a most important. It's a ranking method. Component 1 has been selected based on the ranking. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये components है. Component 1 में जो highest है वो most important है, most important first है. Component 2 में जिसका highest weightage है वो most important second है. Right? That way you have to understand where the factor analysis is being used. Clear? Talking about requirements of data, you will need a data which is, yes, किसी को कुछ बोलना है क्या? Well, you will need a data which classifies your respondents, and you will have to take a survey only. You will have to take a survey only for this kind of analysis. So I will take you all to the SPSS thing. Okay. Can you see this now? Yes, sir. So okay. And we were talking about the, अब इसमें देखो, आपको अगर पता है तो चेक कर लो क्या क्या वेरिएबल्स हैं, लेबल्स चेक करो. प्लेस यू बिलोंग्स टू, इसमें हमने क्या दिया था? कोडिंग नहीं किया है. ओके, सो इसको हम क्या करते हैं, इसका कोडिंग करते हैं. पहला 1 है, 1 इज रूरल. ओके ठीक है, ऑलरेडी है यहाँ पे, दिख नहीं रहा था. ओके, आप लोगों को दिख रहा है क्या? कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर. चलो सर, तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या है? प्लेस यू बिलोंग्स टू, आइदर दे बिलोंग्स टू अ रूरल और अर्बन केस. They are like, we have also taken the gender of respondents and we are trying to identify what is their opinion gender wise. We can try to actually, we are not actually planned कि क्या करने वाले, but हम लोग इससे क्लासिफाई कर सकते हैं उनको. मेल फीमेल्स में 2 ग्रुप में क्लासिफाई होगा, कहाँ रहते हैं उससे 2 ग्रुप में क्लासिफाई हो सकता है. By this way we can have the classification into 3 groups also, right? यहाँ पे हम 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं एज वाइज. एंड फॉर ऑल द नॉमिनल काइंड ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ देखो, यहाँ पे स्केल कौन सा इनका, ये नॉमिनल डेटा का वेरिएबल है, और यहाँ से होगा शुरू ऑर्डिनल. सो व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्डिनल डेटा, इट्स लिकर्ट स्केल डेटा, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल डेटा. सो नॉमिनल डेटा में हम क्लासिफिकेशन मेजर कर सकते हैं. सो दिस कैन बी द ग्रुपिंग वेरिएबल्स. कितने? दिस वन, राइट? दिस कैन बी द ग्रुपिंग वेरिएबल्स, एंड दिस कैन बी, दिस ऑल कैन बी द ऑब्जर्वेशंस. ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है. उनके ऑब्जर्वेशन है कि कोविड-19 का वैक्सीनेशन सेफ है क्या नहीं है, ये उसका ऑब्जर्वेशन है. देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ये उसका सेकंड ऑब्जर्वेशन है. सो दीज 5 ऑब्जर्वेशंस आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. वैक्सीनेशन के प्रोडक्ट के बारे में ये 5 एलिमेंट बोल रहे हैं, राइट? ट्राई टू रीड दोज वेरिएबल्स, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. सो दीज 5 वेरिएबल्स आर टॉकिंग अबाउट product of COVID-19 vaccination.
we will be able to identify what is the difference between opinion, what is the difference between, actually in case perception, what is the difference between perception among male and female for these 5 parameters of product related factor. We can have a discrimination between the perception between male and female, or rural and urban, or 18 to 45, 45 to 60 and 60 above, for these 5 product related factors together. तो ये 5 के लिए डिस्क्रिमिनेशन फाइंड कर सकते हैं अमॉन्ग एनी ऑफ दिस, इसमें से एक और ये 5। समझ में आ रहा है आपको? Are you getting my point? Yes, sir. Right. So what is the discriminant analysis? We will find out discrimination among any of these groups for any of these variables. तो इसमें से एक ही ले सकते हैं, ग्रुपिंग वेरिएबल एक ही हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन कितने हो सकता है? एक साथ आप मेल फीमेल और एक साथ आप रूरल अर्बन में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ग्रुप तो एक पकड़ना पड़ेगा एंड वेरिएबल्स फिर मल्टीपल हो सकते हैं। सो एनी ऑफ द ग्रुपिंग वेरिएबल एंड मल्टीपल मेजरमेंट वेरिएबल्स, इसमें से हम कितने भी ले सकते हैं, इसमें से हम कितने भी ले सकते हैं। लॉजिकली अगर आप चेक करोगे तो दिस 5 आर फॉर प्रोडक्ट, दिस 5 आर फॉर प्लेस। रीड इट, आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स। नो, दिस इज फॉर प्राइस, दिस 5 आर फॉर प्राइस। प्राइस ओवर वैल्यूड है, चीपर है, ये है, वो है। प्राइस के रिलेटेड परसेप्शन चेक किया है हमने, सर्वे किया है, एंड स्केल जो यूज की है वो स्केल हमने ये यूज की है। 1 इज स्ट्रांगली डिसएग्री, 5 इज स्ट्रांगली एग्री। ओके, सो ये हमने पहले करके दिखाया था आपको, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं इस पे। सो वी हैव यूज्ड दैट 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल हियर, राइट। सो अब क्या करेंगे, मेल फीमेल का ओपिनियन या रूरल अर्बन पॉपुलेशन को ओपिनियन फॉर देयर परसेप्शन टुवर्ड्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, इन 7 ग्रुप में हम अलग अलग फाइंड कर सकते हैं, राइट। एनालिसिस कितना भी हो सकता है गाइस, यू नो, वंस यू मेक दिस SPSS शीट्स रेडी, you will have this much kind of analytical options. So it's a very vast software. You may have 1000 page analysis, 1000 पेज का एनालिसिस आप कर सकते हो इस फाइल का। So logic, it depends on the researcher's logic, what you are looking for and what data you have. ये दोनों के बीच में अगर आपको लॉजिक फाइंड करना आया ना, तो आपको SPSS आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, एटलीस्ट बेसिक्स में, राइट। सो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस using SPSS for identifying the difference between perception of male and female or rural and urban for either product related or price related or place related factor. तो इस ग्रुप में भी जा सकते हैं हम, या सभी का एक साथ भी कर सकते हैं, बट सभी का एक साथ करेंगे तो टेबल बहुत बड़े निकलेंगे और हमको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। सो वी विल गो विद द product related factors, discrimination between product related factors among male and female. चलेगा? समझ में आ रहा है? Are you getting my point? Yes, sir. क्या करने वाले हम? Discrimination between male and female about product related factors. So let's go to analyze, right? अब क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट करना है। मतलब क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। डिस्क्रिमिनेशन मींस ग्रुपिज्म, डिस्क्रिमिनेशन मींस क्लासिफिकेशन। इट इज रिलेटेड टू द क्लस्टर एनालिसिस इटसेल्फ। क्लस्टर में क्या किया था हमने, ग्रुपिंग किया था, बट कैसा किया था, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जो 400 रिस्पोंडेंट्स है उन सब में किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 400 रिस्पोंडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, 400 रिस्पोंडेंट्स का सभी वेरिएबल के लिए हमने क्लस्टरिंग किया था। वहां पे ये नहीं है, यहाँ पे हम विद इन द ग्रुप देख रहे हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है। सो विद इन द ग्रुप क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम जाएंगे एनालाइज में क्लासिफाई में यहाँ पे हमने ये देखा था, हायरार्कियल क्लस्टर, के मीन क्लस्टर, 2 स्टेप क्लस्टर, ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम क्लस्टर एनालिसिस में डिस्कस किया था। इट इज ऑल्सो क्लासिफिकेशन, बट इट इज अ क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन विद इन द ग्रुप, विद इन द रिस्पोंडेंट्स among the 2 different kind of subsets of your sample, right? So मेल और फीमेल ये आपके रिस्पोंडेंट्स के अंदर है, टोटल रिस्पोंडेंट्स के अंदर है, सो अमॉन्ग द ग्रुप। सो डिस्क्रिमिनेंट सिलेक्ट करेंगे,
फिर we will get so many things of statistics here. आपको इसका ज्यादा कोई जरूरत नहीं statistics का. I think जितना ज्यादा मैं इस सब का बात करूंगा उतना ज्यादा कंफ्यूजन है, राइट? तो मैं इसको रिसेट करता हूँ एक बार. तो you can tell me, like, let me take 5 variables which are talking about product. यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा because see here the scale is nominal. These 3 circles indicates nominal scale. This indicates ordinal scale, right? So ordinal scale के 5 वेरिएबल, पहले 5 जो है वो मेरे प्रोडक्ट रिलेटेड है. चलो, सो प्रोडक्ट रिलेटेड मैंने इनको कैसे लिया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट और डाउन एरो दबाया, तो ये 5 वेरिएबल मेरे यहाँ आ गए, राइट? अब मुझे क्लासिफिकेशन डिस्क्रिमिनेशन कौन सी ग्रुप में चाहिए? डू आई नीड इट इनटू द प्लेस दे बिलोंग्स टू और डू आई नीड इट इनटू द जेंडर? सो लेट्स गो फॉर द प्लेस, राइट? सो प्लेस को मैंने ग्रुपिंग वेरिएबल में लेकर आया. प्लेस को मैंने कहा लाया ग्रुपिंग वेरिएबल. नाउ आई हैव टू डिफाइन द रेंज, मिनिमम एंड मैक्सिमम. मिनिमम मतलब इस डेटा सेट में फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू. पहले मैं डिफाइन करता हूं फिर आपको दिखाता हूं. प्लेस में क्या है? ग्रुपिंग वेरिएबल, मैक्सिमम, मिनिमम. मिनिमम क्या है? 1 है. मैक्सिमम क्या है? 2 है. क्योंकि मैंने जो प्लेस की कोडिंग किया था यहाँ पे डेटा वेरिएबल में, इसमें देखो 1 मैक्सिमम कितना अमाउंट है? 1 2 है. मिनिमम कितना है? 1 है. और इसमें 1 और 2 ही दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज 1 इंडिकेट्स रूरल, 2 इंडिकेट्स अर्बन. यहाँ देखो, व्हाट इज दिस? 1 इंडिकेट्स रूरल, 2 इंडिकेट्स अर्बन, राइट? सो मैक्सिमम मिनिमम 1 और 2 हो गया. सो एनालाइज, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिमिनेंट, फिर यहाँ पे. सो मैंने क्या किया, इसका रेंज डिफाइन करना है. रेंज इज 1 2 कंटिन्यू, ओके, राइट? अभी स्टैटिस्टिक्स में जाता हूँ. फ्यू थिंग्स वी नीड. हमको तो सिर्फ क्लासिफिकेशन ही चाहिए. एज पर योर सिलेबस एंड ऑल दोस अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यू नीड ओनली अ क्लासिफिकेशन ऑफ ओपिनियन. और ये किस टर्म में आएगा? दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द नंबर ऑफ पीपल इनटू मेल एंड फीमेल. सो क्लासिफिकेशन 3 चीज का होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, वेरिएंस कितना है, मीन कितना है, राइट? सो अगर mean is more in female than the males group, it means they have a positive perception, right, for the products. कुछ समझ में आ रहा है? मीन निकालते हैं, एनोवा निकालते हैं, वेरिएंस, राइट? एंड लेट्स हैव समथिंग एडिशनल. बाकी see, these are the types of discriminant analysis: Fisher's discriminant analysis and unstandardized discriminant analysis. Now you will ask me, sir, where to use this thing? So there are certain situations where you have to select the one of the test of these two, because conditions के ऊपर depend रहता है. Conditions कौन से कैसे हो सकते हैं? Type of data, nature of data, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स, इन सब के लिए अलग अलग टेस्ट रिकमेंड किया गया है. सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. इतना डीप नहीं जाते हैं. वी विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन मीन्स, वी विल फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वेरिएंसेस, एंड वी विल फाइंड आउट ये बॉक्सेस एम इज समथिंग सिग्निफिकेंस टेस्ट. इट टेल्स यू अबाउट द सिग्निफिकेंट, अगर आपका स्टैटिस्टिक सिग्निफिकेंट है या नहीं सिग्निफिकेंट है. अब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है वो भी मैंने आपको पहले बताया था. फिर कभी जरूरत पड़े तो पूछ लेना, बता दूंगा इन शॉर्ट, या फिर आप खुद YouTube पे जाके देख लेना व्हाट इज सिग्निफिकेंट लेवल एंड व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल, राइट? सिग्निफिकेंस लेवल इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस, राइट? सो वी नीड, हियर आवर हाइपोथेसिस इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स. हम क्या बोल रहे हैं? Okay, host disabled participants screen sharing. Can you please allow me? I'm sorry I got disconnected due to net issues. हमारा वाईफाई फिर से गया. And Nutan Patel is host. Nutan, can you just make me co-host or host? Yes, sir. So I can share the screen. Yes. So we were talking about, कहाँ तक आ गए थे सब भूल गया मैं. Okay. Can you see the screen now? Yes, sir. Okay. So we are trying to discriminate for the product related, for the perception
related to the product characteristics. COVID-19 वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन के लिए लोगों का प्रोडक्ट के बारे में क्या परसेप्शन है, उसमें हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे अमॉन्ग रूरल एंड अर्बन पीपल, राइट? प्लेस यू बिलोंग्स टू, is that place you belongs to is our classifying variable, grouping variable, and these 5 are our independents, which are observed variables, right? Observations. And here we are talking about mean. We will try to discriminate them based on the mean and variances and significance level, right? इसको continue करते हैं. वो क्या करेंगे? Then classification में I think if we select few things, it will again increase the length of analysis and all. We will leave it. And okay, let's ask the statistics to be estimated. We will find out what is the difference between the opinion of rural and urban people for various factors related to product. समझने का कोशिश करो, right? अब क्या है 384, this n, this percent, this missing values, कोई missing value नहीं है. 384 is the number of samples we have taken, number of responses we have taken through our survey. क्या है? This is sample size, number of responses we have taken through our survey. कितने सर्वे लिया है, कितने responses लिए? 384 responses लिए. Now you can understand this group statistics, right? क्या है group statistics में? Mean, standard deviation, right? Unweighted and weighted. It means number of valid cases. कितने cases है? Valid cases means number of valid cases means ये ग्रुप में कितने लोग आते हैं, रिस्पॉन्सेस कितने आते हैं, मेल में, अर्बन में कितने, रूरल में कितने. चलो लेट्स सी व्हाट द टेबल सेज. मीन यू नो, फिर भी एक बार बेसिक्स में जाके समझा देता हूं आपको. मीन, लेट्स सी. अगर मैंने पूछा किसका, कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली सेफ. आप लोगों को दिख रहा है ना सबको स्क्रीन पे मैं क्या दिखा रहा हूँ? यस सर. यस. अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव, ये मेरा क्वेश्चन है, मैंने पूछा है किसको, रिस्पोंडेंट्स को. तो एंड मैंने ऑप्शन क्या दिए, उसका एग्रीमेंट लिया है. स्ट्रांगली डिसएग्री, 3 पे नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, 4 मींस एग्री, 5 मींस स्ट्रांगली एग्री. अब कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव, इसके लिए अगर कोई 1 और 2 रिस्पॉन्स देता है तो इसका मतलब क्या है, दे आर नेगेटिव इन परसेप्शन, राइट? कोई 4 और 5 में देता है मतलब क्या है, दे आर पॉजिटिव इन परसेप्शन. कोई 3 में देता है मतलब क्या है, दे आर न्यूट्रल अबाउट द परसेप्शन, दे डोंट वांट टू गिव देयर ओपिनियन, दे आर नॉट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, राइट? सो अगर मैं यही क्वेश्चन 500 लोगों को पूछूंगा, दिस कोविड-19 वैक्सीन इज हाईली इफेक्टिव वाला, एंड इन पैरामीटर पे उनका रिस्पॉन्सेस लूंगा और उसका मीन आएगा लेट्स सपोज मोर देन 3, उसका मीन आएगा मोर देन 3. इसका मतलब क्या है, overall all the respondents are positive towards the effectiveness of the vaccine. ऐसा मतलब निकलेगा? Yes, no? Yes sir. Right? Now look at the outcome. इसको देखो, right? So रूरल में ये 5 पैरामीटर्स है प्रोडक्ट कैटेगरी के, उसके लिए क्या है, इतना सारा मीन है और हर पैरामीटर का मीन है. मतलब ये दिस मीन लेस देन 2 इंडिकेट्स, सॉरी मीन लेस देन 3 इंडिकेट्स दे हैव अ नेगेटिव परसेप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. समझ में आ रहा है आपको? देयर इज साइड इफेक्ट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन. इसके लिए नेगेटिव है रूरल के लोग, उनको लगता है कि कुछ बुरा हो सकता है, राइट? दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बट दे आर नेगेटिव. रूरल वाले लोगों को दे आर नेगेटिव अबाउट द परसेप्शन. हमने क्या बोला, ये सेफ है क्या? वो क्या बोल रहे हैं, नहीं ये इफेक्ट, there are side effects of the COVID-19 vaccine, yes or no? और या फिर हमने पूछा उनको 1 2 3 4 5 स्केल डेटा में, तो मीन कितना आया 2.64. अगर 2.64 आता है इसका मतलब क्या है, इट इज लेस देन 3. 3 क्या है, न्यूट्रल. लेस देन 3 है मतलब दे आर नेगेटिव, राइट? तो यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है कि only one parameter is there for the rural people, for which the rural people are negative. Here also only one parameter for which urban people are negative. But the difference between the mean, the urban people has higher mean. Urban people has higher mean than the rural people for the side effects of COVID-19 vaccine, indicates that
the urban people are little bit more positive in perception towards considering the side effects. अर्बन पीपल को लगता है थोड़ा सा कम साइड इफेक्ट है, दोनों निगेटिव है, बट उन दोनों में से अर्बन वाले थोड़े से पॉजिटिव है, उनका मीन हायर आया है। समझ में आ रहा है? एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल दोस पैरामीटर्स लाइक देम, राइट? यहाँ पे क्या है 363 है, यहाँ क्या है 359 है। सो इट विल हेल्प यू टू कंपेयर द मीन्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। यहाँ पे हम 30-30 भी ले सकते थे, पूरे के पूरे भी। आर यू क्लियर? समझ में आ रहा है हाउ टू रीड दिस? हेलो? यस सर। आंसर दिया करो फटाफट एंड ट्राई टू यूज योर लॉजिक, राइट? आप बच्चे नहीं हो, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझना चाहिए। अगर नहीं समझता है तो फिर कोई वेस्टेज ऑफ एफर्ट ही है। तो यहाँ पे क्या है, मीन कंपेयर कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर कर सकते हो, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड एक्चुअल मीन्स। ऑब्जर्व्ड मीन एंड एक्सपेक्टेड मीन का डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रूरल, अर्बन, टोटल। टोटल मतलब 384, इधर देखो 384, सब में 384 है। टोटल कितने रिस्पोंडेंट्स है? 384। उसमें से अर्बन में कितने हैं? 252। रूरल में कितने हैं? 132, राइट? द क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल रिस्पोंडेंट्स इनटू रूरल एंड अर्बन इज गिवन हियर। अर्बन में 252, रूरल में 132, राइट? एंड टोटल में फर्स्ट पैरामीटर का मीन कितना आता है? 362। अगर ये टोटल में मीन निकाला तो ये ग्रुप वाइज मीन है। This 363 mean for this first parameter is only for the urban people। मतलब ये जो हमारा डेटा सेट है, इसमें से सिर्फ अगर अर्बन के बाजू में निकाले, और फिफ्थ पैरामीटर आपका यहाँ पे दिस वन, उसमें से ये जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम में से अगर अर्बन वाले बाजू में निकाले और उनका मीन निकाला तो उनका मीन आएगा दिस मच, राइट? और रूरल वाले निकाले तो इतना आएगा, और कंबाइन अर्बन रूरल का मिला के निकला तो इतना आएगा। इट मीन्स ओवरऑल इफ यू estimate a mean of your data for the effectiveness of COVID-19 vaccine, it is 3.62, which is closer to 4, indicates that they are agreeing, not strongly agreeing, they are agreeing that the COVID-19 vaccine is effective, highly effective, right? So they are positive in perception towards the effectiveness of the COVID-19 vaccination. ये आपका interpretation होगा, inference होगा, right? Similarly, you can have the inferencing parameters in different kind of your various studies. आप जो भी स्टडी करना चाहते हो, समर इंटर्नशिप में प्रोजेक्ट करना चाहते हो, एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक बड़ा सा सर्वे लिया है 30-35 वेरिएबल का। आप एसआईपी के लिए ऐसे 3-4 टेबल ही निकाल सकते हो जो 2 या 3 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल अबाउट द वेरियस पैरामीटर्स ऑफ कार्स, दोज हु आर वर्किंग इन कार शोरूम, कार कंपनी, और समवेयर इनटू ऑटोमोबाइल्स, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी। ये क्लासिफिकेशन आप एसपीएसएस के थ्रू दिखा सकते हो in your summer internship, which will help you to create a worth research report। ये अगर करोगे, 1-2 चीजें, छोटी-छोटी 2 ही चीजें अगर आप सॉलिड लॉजिक के साथ एसआईपी में दिखाते हो, तो it creates a worth document। And it reflects your attitude as a student to learn and apply a small concept of research in your practical life, right? So you can also do a discriminant analysis for the working and like employed and self-employed peoples towards the investment, right? Discriminant analysis between salaried and self-employed, मतलब सैलरी वाले लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सोचते हैं, बिजनेस वाले लोग इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सोचते हैं। दैट काइंड ऑफ एनालिसिस यू कैन डू, and you may have a various different options of investment, like how much importance you give to the investment into mutual funds, 1 to 5,
for fixed deposit 1 to 5, for banks 1 to 5, for share market 1 to 5, और इस पैरामीटर के अंदर आप देख सकते हो. So utilizing of these advanced analytical tools in your summer internship, it's something makes your SIP valuable. नहीं तो आपको सिलेबस में यहाँ पे इतनी सब स्टैटिस्टिक्स की चीजें सिखाई है और आप रिपोर्ट, समर रिपोर्ट में कुछ बेसिक परसेंटेज ग्राफ्स निकाल के दिखा रहे हो, इतने परसेंट लोग बोलते ये हुआ वो हुआ. That is not something which is significantly proven. आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं कर रहे हो परसेंटेज निकाल के, राइट? So here you know the significance level is always expected less than 0.05. ये क्यों होती है ये भी मैंने आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पे बताया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? 0.05 से कम चाहिए होता है हमको, बिकॉज वी आर गिविंग 5% एरर, 5% एरर ऑफ मार्जिन फॉर गेटिंग अनएक्सपेक्टेड आंसर, फॉर गेटिंग रॉन्ग आंसर, राइट? उससे कम होना है मतलब लेस देन 5% है, राइट? सो this significance tells us that for 1, 2 and 3 results are significant, means whatever is observed in this test is applicable in the total population. जो आपके सैंपल में ऑब्जर्व हुआ है वो पॉपुलेशन में एप्लीकेबल हो सकता है, ये बताने का काम हमको सिग्निफिकेंस टेस्ट करना है. सिग्निफिकेंस टेस्ट क्या काम करता है? हमने सैंपल कितना लिया है यहाँ पे? 384. कितना सैंपल लिया है? 384. तो ये 384 लोगों में जो रिसर्च आउटकम्स हमको मिले हैं वो पूरे पॉपुलेशन को एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ये कैसे बता सकते हैं आप? अगर सिग्निफिकेंट है तो पूरे पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है, सिग्निफिकेंट नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल टू द पॉपुलेशन. सो पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 आर द एप्लीकेबल एंड रेस्ट 3 पैरामीटर्स आउटकम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पॉपुलेशन. अब ये थोड़ा बहुत डेटा, डमी डेटा लेने की वजह से रिजल्ट ऐसे आते हैं, मगर अगर आप एक्चुअल सर्वे लेते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही आएंगे. समझ में आ रहा है? यस सर. यहाँ पे क्या लिखा है देखो, द रैंक एंड नेचुरल logarithms of determinants printed are those of the groups covariance matrix. क्लासिफिकेशन उसने क्या यूज किया है? कोवैरियंस मैट्रिक्स यूज करके क्लासिफिकेशन किया है, राइट? टेस्ट नल हाइपोथेसिस ऑफ इक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस मैट्रिक्स. नल हाइपोथेसिस क्या है? ये टेस्ट किस चीज का है? नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस क्या लिखा है? इक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस मैट्रिक्स. मतलब नल हाइपोथेसिस सेज दैट देयर इज इक्वल पॉपुलेशन वेरिएंस among rural and urban people. It means there is no discrimination between rural and urban people. ऐसा अपना null hypothesis बोलता है, but actual में क्या दिख रहा है? And hypothesis significant test, hypothesis test का result significance है, इसका मतलब null hypothesis reject कर देंगे हम. So अगर हम इसको reject कर देंगे तो हमारा statement क्या बनेगा? There is significant discrimination or there is significant difference between the perception of rural and urban people towards product related parameters of COVID-19 vaccination. ये हमारा फाइंडिंग हो गया, which is proven finding, proven on this particular technique, and here also we can find out manually that there is a difference. यहाँ difference है, यहाँ difference है for all the parameters, right? No parameters are similar, and this difference is significant difference as per the discriminant analysis test, right? So this is how we can interpret the discriminant analysis, and we can use discriminant analysis in our practical market research reports. कर सकते हो क्या? कोई एक यहाँ पे out of this कितना लोग हैं यहाँ पे? 60 students are there. How many of you think that you can use it in your summer internship? How many of you can think you can use either or, like factor analysis, cluster analysis and this one? तीनों में से एक यूज कर सकता है, ऐसा कौन है? एक भी नहीं? कोई तो होगा. सर वहाँ पे जो डेटास होते हैं तो उस टाइप का डेटा इज लाइक नॉट दैट के हम लोग मैंने फैक्टर एनालिसिस यूज किया या नहीं किया, बट डेटा सेट होते हैं ना सर कि रिस्पॉन्सेस इट शुड बी लाइक yes or no, or the same things we should happen down to down. It should be like for that like cluster analysis or the factor analysis. So we can use that
default same data, but making not like that it should be making a cluster analysis or factor analysis. क्या होता है हमेशा समझो, when you design a questionnaire for survey, right? When you design a questionnaire for survey, you should give respondents a maximum liberty, a maximum deepness in their answer. For example, do you like rim? Do you like rim? If I give you options like yes or no, right? So जिसको थोड़ा लाइक करता है, ज्यादा लाइक भी नहीं करता है, ज्यादा डिसलाइक भी नहीं करता है, वो कहाँ आंसर देगा? अगर मैं yes और no पूछा तो Yes में देंगे सर. वो नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा and he has to give answer somewhere he is not expecting. उसको yes में जाना नहीं है because full तो लाइक नहीं करता है, right? तो क्या करना चाहिए? Most of the parameters which are measuring opinion, समझने का कोशिश करो. Most of the parameters which are measuring opinion should be measured on 5-point Likert scale when you are designing questionnaire, right? अगर मैं यहाँ पे ये देता, do you like rim, right? And मैं 5 ऑप्शन देता हूँ, strongly disagree, neutral, agree, strongly agree. अब he has an opportunity to select something among maximum number of options, and this is called continuous opinion measurement scale. इसमें उसके ओपिनियन में कोई ब्रेक नहीं बैठ रहा है. yes और no में क्या हो रहा है? डायरेक्ट yes में जा रहा है, नहीं तो डायरेक्ट no में जा रहा है. So that is discrete scale, right? वो वहां पे ग्रुपिफाई हो रहा है, नॉमिनल स्केल हो रहा है. और आपको रिस्पोंडेंट्स का ओपिनियन मेजर करना है तो वो आपने द बेस्ट स्केल ऑफ मेजरिंग रिस्पोंडेंट्स ओपिनियन इज ऑर्डिनल वन, विच इज कंटिन्यूअस एंड ऑर्डिनल, राइट? तो लिकर्ट स्केल में मेजर करना चाहिए जब भी आप मार्केट रिसर्च सर्वे कर रहे हो तब. और मार्केट रिसर्च सर्वे मींस एनी काइंड ऑफ सर्वे मैक्सिमम टाइम्स except your demographic variables which are talking about gender, education, income, residential state or some other variables which you want to measure into a kind of classification. उसको छोड़ के जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो सब आपने मैक्सिमम टाइम्स इट हैज टू बी मेजर्ड ऑन 5-point Likert scale. जब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनर बनाते हो तभी आपको समझना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चनर यू आर गोइंग टू यूज टू एनालाइज दैट डेटा, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट यू आर गोइंग टू यूज टू एनालाइज दैट डेटा. सो क्वेश्चनर डिजाइन करने के टाइम पे ही आपको टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल, यू आर conducting a survey to understand the women's satisfaction towards rin वाला वो क्या है? rin detergent, right? Rin detergent. हाँ, तो आपको जब आप वुमेन्स का सेटिस्फेक्शन चेक करना है तभी आपके दिमाग में ऑब्जेक्टिव में ये फिक्स होना चाहिए कि मुझे इनका सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे चेक करना है. इज इट ओनली फाइंडिंग आउट द मीन एंड चेकिंग आउट, और लाइक सी सेटिस्फेक्शन चेक करने के लिए आप आइदर यू कैन डायरेक्टली आस्क आर यू सेटिस्फाइड, यस और नो, खत्म. क्या करना है सर्वे का, राइट? बट फॉर दैट you should understand what are the parameters which are related to detergent and talking about the satisfaction of user, right? So detergent के लिए क्या हो सकता है? It is safe on hands, it is machine friendly, it gives a brighten cleaning, it has a good odor, right? ये सब पैरामीटर्स हो सकते हैं. इसके लिए आप उनका स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट लेवल ले सकते हो. यही पे आपको सोचना है कि either you want to use like factor analysis लेना है तो बहुत सारे फैक्टर ले लो जिसमें आप उनका एग्रीमेंट लेवल ले लो और उसमें से 4 फैक्टर एनालिसिस आइडेंटिफाई करके बता दो कंपनी को कि ये 4 पैरामीटर है जिसमें इस जो भी क्लास है, रूरल क्लास, अर्बन क्लास, वर्किंग क्लास, नॉन वर्किंग क्लास, ये क्लास की वुमेन्स ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है वो 4 फैक्टर्स को. तो अगर आपको फैक्टर एनालिसिस करना है तो दैट टाइम ओनली यू हैव टू फाइंड आउट कि यू शुड हैव अ लॉन्गर लिस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट. दूसरा ऑप्शन ये रहता है आपके पास कि फैक्टर एनालिसिस. दूसरा ऑप्शन क्या रहता है? यू मे बी इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ वीमेन्स टुवर्ड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ rin detergent बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल, राइट? इनकम का भी इंपैक्ट पड़ सकता है. तो आप इनकम वाइज क्लासिफिकेशन करना चाहते हो तो देन यू कैन यूज डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. अगर आप उनका वर्किंग क्लास के, वर्किंग, नॉन वर्किंग, हाउस वाइफ, एम्प्लॉयड,
ये वाला डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हो। तो देयर यू हैव टू चेक आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूटिलाइजिंग द डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस एंड अनदर एनालिसिस व्हिच इज लाइक फाइंडिंग आउट सिग्निफिकेंस फॉर टी टेस्ट और मीन। मीन निकालोगे तो भी सिंपली पता चल जाएगा कि दे आर कौन से पैरामीटर के लिए वो सेटिस्फाई है, कौन से पैरामीटर के लिए सेटिस्फाई नहीं है। अगर आप 30-40 पैरामीटर लिस्ट करते हो, उसमें उनका सर्वे लेते हो 1 to 5 के लिए, तभी आप मीन से भी पता चल जाएगा। बट मीन से क्या होगा, वेरिएबल वाइज पता चलेगा, ग्रुप वाइज पता नहीं चलेगा। कौन से पैरामीटर के लिए कितना सेटिस्फेक्शन है वो पता चलेगा, बट कौन से ग्रुप में कौन से पैरामीटर के कितना है वो नहीं पता चलेगा, राइट। तो जब आप, मैं तो ये मानता हूँ समर इंटर्नशिप अगर आपको वर्क करनी है, समर इंटर्नशिप का वो रिपोर्ट आपको अगर वैल्यूएबल बनाना है, तो कोई भी 1 या 2 टेस्ट अच्छे से सीखो, उसी के ऊपर क्वेश्चनर बनाओ, उसको जो डेटा लगता है वो टाइप का डेटा कलेक्ट करो, वही टेस्ट एसपीएसएस में रन करो, उसका आउटकम निकालो, उसका इन्फ्रेंस निकालो, योर इंटर्नशिप इज रेडी। सो 2-3 टेस्ट ऐसे सीख लो, जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, इट्स अ काइंड ऑफ बिट इजियर टेस्ट व्हिच आई just have explained than the cluster analysis. The factor analysis is bit easier than again the cluster analysis. So you have an opportunity to use either factor analysis or discriminant analysis or perceptual mapping, which we are going to learn in next session, right? So इसमें से 1 या 2 टेस्ट अच्छे से सीखो और उन 2 टेस्ट का एप्लीकेशन आपके प्रोडक्ट पे कहाँ बैठता है वो देखो, उसी हिसाब से क्वेश्चनर बनाओ, उसी हिसाब से सर्वे लो, उसको एसपीएसएस में कोड करो, run the test, find out the outcome, put out your findings. This can be a logic to understand statistics. अब सारा statistics एक साथ तो मुझे भी नहीं आता है, honestly. I also don't know entire things about statistics. It's a huge ocean, बहुत बड़ा है ये खेल। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब मुझे सब कुछ आता है, not at all. मुझे जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो अच्छे से आती है, एंड आई नो द लॉजिक, राइट। सो आई एम एन एवरेज काइंड ऑफ पर्सन इन स्टैटिस्टिक्स, नॉट अ लर्नर बेसिक्स और नॉट एन एक्सीलेंट आल्सो। सो आप समझ लो कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या समझ में आ रहा है, उसमें से कौन सी टेस्ट कर सकते हो। फिर डेटा रिक्वायरमेंट ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले डेटा रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको ये डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करना है तो सर्वे करना पड़ेगा, इसके लिए क्वेश्चनर चाहिए, एक ग्रुपिंग वेरिएबल चाहिए, बाकी के सब मेजरमेंट वेरिएबल चाहिए 5 पॉइंट स्केल पे। And another thing is like you should have a huge number of responses. 10-20 रिस्पॉन्स लेके आप नहीं कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन और फैक्टर और क्लस्टर। इसके लिए आपको 200-300 रिस्पॉन्सेस कम से कम चाहिए, 300 रिस्पॉन्सेस, 384 रिस्पॉन्सेस you should have minimum, right? It's a Morgan's formula that also I have told you how do you reach to the 384 number. तो Morgan's formula के हिसाब से हमने 384 नंबर निकाला था। तो ये रिक्वायरमेंट्स रहती है। दूसरा एक है basic requirement of performing any kind of this test is your sampling is simple random sampling. Simple random sampling होना चाहिए, which generally is very difficult to go for simple random sampling. So क्या होता है, हम बोलते simple random sampling है, करते convenient sampling है। Simple random का मतलब क्या होता है, you should know all the population, you should have a list of population, then make a lottery and select only those people those who are coming in your lottery. तो लॉटरी करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, यू कैन डू इट इन एक्सेल, यू कैन हैव अ चीट्स, यू कैन हैव योर ओन लॉजिक टू सिलेक्ट द रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, बट रिन यूज करने वाले लोगों का लिस्ट कहाँ मिलेगा तुमको? हाउ डू वी नो दैट हु यूजेस रिन? इट्स अ अनआइडेंटिकल, अनरेस्ट्रिक्टेड, इन्फिनाइट पॉपुलेशन। तो वहां पे क्या करना है, लॉजिक यही रखना है, सर्वे कन्वीनियंटली करना है, कन्वीनियंटली करना है, उसको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करके यू कैन यूज दिस थिंग। बट वो छोड़ो, कन्वर्जन की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ इतना समझो कि लॉजिक कहाँ लग सकता है, राइट। सो दिस वे यू कैन रन दिस पर्टिकुलर टेस्ट फॉर ऑल द काइंड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। अब यही टेस्ट आप एनालाइज में जाके क्लासिफाई, डिस्क्रिमिनेंट, यू कैन यूज दिस फॉर ये पैरामीटर्स आप हटा दो एंड नए वाले पैरामीटर्स डालो। तो आप यहाँ पे ये पैरामीटर्स डालते हो कि प्राइसिंग के बारे में रूरल अर्बन के लोग क्या सोचते हैं, तो प्राइसिंग के बारे में रूरल अर्बन के लोगों में डिस्क्रिमिनेशन कितना आता है। सो हियर यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे। अब रूरल अर्बन की जगह हम लोग एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज मेल फीमेल, राइट।
और आप जितने भी तरीके से चाहे ये क्लासिफिकेशन करके अपना इन्फरेंस निकाल सकते हो। सो दिस वाज टॉकिंग अबाउट एनालाइज। लेट्स सी, जस्ट देखना है, मुझे देखना है इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोगों को लॉजिक तो पता चल गया है। तो not difficult. Let's suppose, let's keep this product parameters here and then this one, इसको वापस ले जाते हैं, जेंडर को इधर लेके आते हैं। 1 मैक्सिमम है, 1 मिनिमम है, 2 मैक्सिमम है। आप लोग है ना, सबसे पहले अगर आपको SIP में कुछ तगड़ा करके दिखाना है इवेल्युएटर को, तो सबसे पहले SPSS शीट बनाना सीखो। और SPSS शीट कैसे बनती है, डिड आई टेल यू, बताया मैंने? Yes, sir. राइट सर। तो SPSS शीट बनाना सीखो, उसके पहले क्वेश्चनर बनाना सीखो, और क्वेश्चनर के पहले आप लॉजिक लगाना सीखो कि आपको रिसर्च में करना क्या है, आइडेंटिफाई क्या करना है। आर यू इंटरेस्टेड टू आइडेंटिफाई डिफरेंस बिटवीन द ओपिनियंस टुवर्ड्स सेटिस्फैक्शन ऑफ माय टीचिंग इन मेल फीमेल, ये करना है, या कॉमनली सर्च करना है, कॉमन एवरेज निकालना है कि सेटिस्फाइड है या नहीं है। लॉजिक, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके रिसर्च का, आपके रिसर्च का रिस्पोंडेंट्स कौन है, पैरामीटर्स वेरिएबल्स कौन से स्केल पे मेजर किया है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स टेस्ट। ये लॉजिक का, ये टेस्ट कहाँ यूज होता है, इसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन होगा आपके दिमाग में, वो समझना जरूरी है। फिर SPSS का शीट बनाना है, और फिर SPSS विल हेल्प यू टू डू लॉट ऑफ काइंड ऑफ एनालिसिस। तो यहाँ पे मेल फीमेल में भी डिफरेंस है, डिफरेंस तो हर चीज में होगा ऑलवेज। यहाँ पे सिग्निफिकेंस 3-4 वेरिएबल्स में आ रहा है, राइट। इसका मतलब द डिफरेंशिएशन इज मोर सुटेबल इन द ग्रुप्स ऑफ मेल एंड फीमेल इंस्टेड ऑफ इन द ग्रुप्स ऑफ रूरल एंड अर्बन, राइट। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंस लेवल आएंगे उतना ज्यादा वो applicable to the population है। Your results are applicable to the entire population. Results are received for sample, right? We have estimated these results for sample, but सिर्फ सैंपल के लिए निकालना है हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम सर्वे और सैम्पलिंग क्यों करते हैं? सैंपल के लिए जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो रिजल्ट्स हमको एप्लीकेबल करने हैं पॉपुलेशन के लिए। तो जितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है उतना ज्यादा रिलेवेंस है ऑफ योर रिजल्ट्स ऑफ सैंपल टू द पॉपुलेशन। यस, देवदीप, यू आर रेजिंग हैंड, बोलो। हाँ सर, वही मतलब आई एग्री विथ यू टोटली, बिकॉज ऑफ दैट के हम लोग जब एक सर्वे करते हैं तो सर्वे का पहले से एक ही मोटो होता है कि सर्वे इन बेस्ड इन व्हिच प्रोजेक्ट सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन दैट प्रोजेक्ट, देन उसके हम लोग मोटो निकलते हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट का मोटो क्या है, सोसाइटी के लिए ये प्रोजेक्ट हम क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर वी हैव टू थिंकिंग अबाउट दैट सोसाइटी। सो उसके हिसाब से हम लोग जब सर्वे का फॉर्म तैयार करते हैं तो हम लोगों को डेटा इनएडिक्वेट मिलते हैं, डेटा का डिफरेंशिएट मिलते हैं, परसेप्शंस मिलते हैं, सबको मिला के सर हम लोग वो सर्वे का फॉर्म फिलअप करते हैं और डेटा इंटरप्रेट करते हैं एक्सेल शीट्स में, राइट। सो दिस इज द मेन होल प्रोसेस थिंग, सो वी हैव टू जस्ट मेकिंग। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चनर फॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव एंड इंटीग्रेटिंग स्टैटिस्टिकल लॉजिक इन योर क्वेश्चनर इटसेल्फ। क्वेश्चनर में ही पता होना चाहिए कि देखो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस करना है आपको। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, यू वांट टू गो फॉर, सपोज यू आर वर्किंग इनटू अ कार शोरूम एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव, राइट, एग्जांपल के लिए, एंड टुडे यू हैव लर्न डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, राइट। यू गॉट टू नो कि लॉजिक क्या है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का। इट विल हेल्प यू टू classify, it will help you to classify the opinion or the importance or the responses given by two different groups. आपको ये देखना है जो वर्किंग क्लास है, जो वर्किंग क्लास फीमेल है, जो नॉन वर्किंग क्लास फीमेल है, उन दोनों में कार्स में कौन से इसके लिए कौन सा प्रायोरिटी देता है। तो आप ये क्लस्टर एनालिसिस आज डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस आज सीखे हो, ये आपके कंपनी में या आपके प्रोफाइल में जहाँ पे आप SIP कर रहे हो वहां पे कहाँ बैठ रहा है, एंड फिर विच काइंड ऑफ डेटा। इसके लिए आपको एक ग्रुपिंग डेटा चाहिए जिसमें आप वर्किंग फीमेल, नॉन वर्किंग फीमेल ले रहे हो, राइट, या फिर सैलरीड फीमेल, नॉन सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल, ऐसा कुछ, या मेल फीमेल ले रहे हो सिंपली, या फिर वर्किंग मेल, नॉन वर्किंग मेल, या फिर वर्किंग मेल, बिजनेसमैन मेल,
दीज आर द ग्रुप्स, ये ग्रुप्स हो सकते हैं आपके। आपको ये देखना है कि बिजनेसमैन वाले कौन से मॉडल को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, वर्किंग वाले कौन से मॉडल को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो एक डेटा आपका हो गया बिजनेसमैन मेन, बिजनेसमैन, और एक हो गया सैलरी। दूसरा हो गया पैरामीटर्स ऑन विच यू वांट टू चेक द प्रेफरेंस। तो पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं, स्टाइल, लुक्स, प्राइस, कंफर्ट, माइलेज, क्लास ऑफ व्हीकल। सेडान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो क्या? यस, ये आपको 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल में लेना पड़ेगा, बिकॉज वन साइडेड फॉर मेजरमेंट वेरिएबल यू नीड ऑर्डिनल डेटा इन टर्म्स ऑफ योर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। समझ गए हो? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, शुड वी स्टॉप हियर देन? व्हाट डू यू से? एनी क्वेश्चन, Yes, एनी sir. डाउट? Yes, sir. Any question, any doubt? कुछ 10 minutes, we still have 10 minutes, but मैं छोड़ूंगा क्योंकि we have had a very heavy discussion। 10 मिनट की कोई बात नहीं, जो है उतना दिमाग में रखो, उसको जाने मत देना। जैसे फैक्टर एनालिसिस का भी मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया था। देखो बेटा, कैसे करके देखोगे ना तब पता चलेगा। अगर मैं अभी बड़बड़ करके निकल गया, आपने ट्राई नहीं किया SPSS में, तो आपको नहीं आएगा, याद भी नहीं रहेगा, आएगा भी नहीं। दूसरा है इसके बेसिक समझना। आप क्वेश्चंस कौन से चीज पे आ सकते हैं MCQs में? व्हाट काइंड ऑफ डेटा रिक्वायर्ड, विच आर 2 ग्रुपिंग वेरिएबल, ग्रुपिंग वेरिएबल यूज्ड इन क्लस्टर एनालिसिस, सॉरी क्लस्टर एनालिसिस यार है, ग्रुपिंग वेरिएबल यूज्ड इन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस इज डैश डैश इन नेचर। तो एंड ऑप्शंस में आएगा ऑर्डिनल, रेशियो, नॉमिनल, डिस्क्रीट, समथिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉमिनल इन नेचर, इट्स क्लासिफाइंग वेरिएबल, तो ये ग्रुपिंग होता है। या फिर ऐसा आ सकता है नॉमिनल वेरिएबल यूज्ड इन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस वर्क्स एज डैश डैश क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ ऑप्शंस में आ जाएगा। सो लॉजिक घुमा फिरा के इसी के बाजू में क्वेश्चंस आएंगे आप, राइट? ज्यादा डीप स्टैटिस्टिकल नॉलेज के क्वेश्चंस गूगल से उठा के शायद से ना आए आपको, बिकॉज इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। आप इंजीनियरिंग की क्लास में नहीं हो, आपको पूरा फॉर्मूला वाला क्लास लेने का जरूरत नहीं है। वी आर नॉट दैट टेक्निकल पीपल, वी आर अप्लाइड रिसर्चर्स। हमको इसको अप्लाई करके देखना है, हमको इसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है। ये पीछे क्या होता है लॉजिक लगाना, दैट इज द वर्क ऑफ दिस मैथमेटिक्स पीपल, तो हमारा काम नहीं, राइट? सो आई थिंक if you have no queries, I will stop here, and tomorrow we will talk about perceptual mapping. These are very interesting tools. आज का tools ने आपको क्या सिखाया कि आप बहुत सारी चीजों का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, and it is applied in all kind of marketing research, right? Most used tools है ये, discriminant analysis, factor analysis, cluster analysis, and this one is like tomorrow we are going to learn about क्या बोला था मैं अभी? Perceptual mapping. हाँ, परसेप्चुअल मैपिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। फॉर एग्जांपल आप लेट सपोज 2 व्हीलर लेने गए हो, राइट? 2 व्हीलर लेने गए हो, 2 व्हीलर में क्या क्या होता है? माइलेज, लुक्स, स्टाइल्स, कंफर्ट, प्राइस, ब्रांड, इमेज, राइट? इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है 2 व्हीलर। It's a bundle of attributes. Any product is a bundle of different attributes, right? Perceptual mapping helps you as a marketer to understand which are the attributes of your product are given higher importance in the selection process. और वो उसके लिए भी सर्वे करना पड़ता है, क्वेश्चंस होते हैं। फिर let's discuss about that also in coming session, right? Maybe tomorrow we will have a session. I will not skip a days now. We'll try to keep sessions continuously. एक मैंने जो दिया है वो SPSS का शीट कम से कम ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके यूज करो। गूगल ड्राइव मिला है ना आप सब लोगों को? Have you all received the link for Google Drive? Yes sir, yes sir. क्लास में दिया हुआ है। CFM का लिंक में ही मार्केटिंग रिसर्च का है, उसी में दोनों एक ही ड्राइव पे लिखा हुआ है। वहां पे मैंने सैंपल डेटा सेट करके ये वाला फाइल डाला हुआ है SPSS का। हाँ सर, है सर किया क्या? सत्य तुमने किया क्या ट्रायल वर्जन डाउनलोड? सर मैंने किया था, बट एकदम स्टार्टिंग पे जैसे आपने बोला था ना, उसी टाइम पे किया था। तो अभी मैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, बोल रहा है कि अपग्रेड करो, सब्सक्राइब करो वैसे करके। ओके, मैं एक काम करता हूँ, उसी ड्राइव में मैं एक क्रैक वर्जन रख देता हूँ आप सब लोगों के लिए, राइट? ठीक है सर। डाउनलोड कर लो वहां से। आज मैं
आज कर देता हूँ मैं, आज या कल तक कर तो आपने वो जो डाला था फाइल गूगल ड्राइव पे वो भी नहीं खुल रहा है इसलिए क्या हो गया? पता हाँ नहीं सर वो नहीं, support- फाइल एसपीएसएस का फाइल नहीं खुलेगा, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो एसपीएसएस हाँ। फाइल नहीं खुलेगा। हाँ वो सपोर्ट नॉट सपोर्टेड दिखा रहा है। तो बाकी लोग तब तक डाउनलोड करो, ट्रायल वर्जन डाउनलोड करो, जिनको जिनको मिलता है सीखने का कोशिश करो। मेरे पास जो वर्जन है एसपीएसएस का, मैं अभी भी अपलोड कर सकता हूँ। उसमें थोड़ा सा प्रोसेस है इंस्टॉल करने का, टेक्निकल, थोड़ा टेक सेवी होना पड़ेगा आपको। इंस्टॉल कैसे करते हैं, रन करके उसमें दिया हुआ है गाइडलाइन, प्रोसीजर दिया है, वो फॉलो करो, हो जाएगा। चलो, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, टेक केयर, हैव अ गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कुछ समझ में आया? आया सर। चलो।